नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के प्रीवियस पेपर 2017 को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। देखिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे और 4 विकल्प में से सही विकल्प आपको छांटना रहेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 4/5 तथा 8/15 का भागफल ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर 4/5 भागे 8/15 कर देंगे और यहाँ पर देखिए इसमें माइनस भी लगा है। और फिर यहाँ पर देखिए जब इसको गुणे में चेंज करेंगे तो इधर की संख्या पलट जाएंगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4/-5 और गुणे हो जाएगा 15/8। और फिर इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो -3/2 वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है जो कुल घटनाएं होती हैं। तो एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कुल घटनाएं कितनी होती हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो देखिए एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि बराबर तो देखिए कौन कौन सी प्रतिदर्श समष्टि होंगी, यानी कि कुल घटनाएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए एक पासा फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6, यानी कि 6 तक संख्याएं जो है पासे में होती हैं। तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं कोई भी आ सकती हैं। तो ये प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कुल घटनाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो लिखेंगे इसमें अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बराबर तो देखिए अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी होगी ये हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक जो है वो न भाज्य है और न अभाज्य है, ये पहले आप लोगों को बताया गया है। एक को इसमें नहीं शामिल करना है क्योंकि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है वो जो है अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 5 और बाकी 4 देखिए 2 से कट रहा है और 6 जो है वो 3 से कट रहा है। तो इस प्रकार से और 6 जो है देखिए 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0.00008 का घनमूल है। तो देखिए यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें देख करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.02 वाला इसका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.02 का अगर 3 बार गुणा करेंगे यानी कि इसका अगर जो है घन करेंगे तो इसका घन इसके बराबर आएगा और जिसका घन इसके बराबर हो वही इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 0.02 और 0.02 फिर 0.02 इस तरीके से अगर 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 2 अंकों के बाद इसमें दशमलव है, 2 अंकों के बाद इसमें और 2 अंकों के बाद इसमें, तो कुल मिलाकर के 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों के बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब क्या है कि यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 0.02।
2 वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री अपान कास 60 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री अपान कास 60 डिग्री का मान है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसी तरीके से कास 60 डिग्री का मान भी 1/2 हो जाएगा। और फिर देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको देखिए 1/2 और इसको गुणे के रूप में ले जाएंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2/1 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जिस ऑप्शन में 1 होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7 के हल में y का मान है, यानी कि यहाँ पर y का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहली समीकरण लिखेंगे 5x बराबर y और इसमें जो है देखिए y का मान निकालना है, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा y/5 और फिर जो है x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए इनको पहले लिख करके समीकरण 1 और 2 इनका नाम रख लेंगे, यानी कि इसका नाम रख लेंगे 1 और इसका नाम रख लेंगे 2। तो इस प्रकार से देखिए समीकरण 1 से ये इतना आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकल आएगी और समीकरण 2 में फिर उठा करके इसका मान रख देंगे। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, 2x प्लस y बराबर 7। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू y/5 हो जाएगा और फिर प्लस y बराबर 7 हो जाएगा। अब जो है इधर कर लेंगे, देखिए यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y और प्लस का 5y और अपान हो जाएगा 5, यानी कि पूरे का होल बटे 5 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 7 और फिर 5 और जो है 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7y और इस 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, यानी कि यहाँ पर 35 हो जाएगा और फिर y को इधर ही रखेंगे और इस 7 को भी उधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35/7, यानी कि 7 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा भाग करेगा। अब 35 को 7 से जो है भाग कर देंगे तो 7×5 = 35, यानी कि यहाँ पर y का मान 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिस ऑप्शन में 5 होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए अतलघुत्रीय क्वेश्चन है, यानी कि अब अतलघुत्रीय क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर अतलघुत्रीय प्रश्नों का ये पहला प्रश्न है। तो देखिए एक 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई एक आयत है और कहा गया है कि जो है ये 17 सेंटीमीटर लंबा है और जो है 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो मान लीजिए ये जो इसकी चौड़ाई है ये 7 सेंटीमीटर है और इसी चौड़ाई के परितः इस तरीके से घुमाया गया है। तो मान लीजिए ये इधर जो है 7 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसके परितः इस तरीके से घुमाया जाएगा तो ये 7 सेंटीमीटर इधर और बढ़ जाएगा और इसी तरीके से ये इसकी जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर दी हुई, तो इसी तरीके से नीचे भी बन जाएगा, यानी कि ऐसे नीचे बनेगा। और फिर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बेलन की ऊंचाई लिख लेंगे, यानी कि h यहाँ पर देखिए 17 दिया हुआ है और त्रिज्या r दी हुई है। देखिए यहाँ पर ये जो है चौड़ाई दी हुई है, तो ये चौड़ाई कितनी है 7 है, यानी कि ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r। तो यहाँ पर देखिए ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जो है सीधे से हम बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो देखिए यही फार्मूला लगा करके इसका मान निकाल लेंगे। बेलन का आयतन बराबर, देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो यहाँ पर पाई हो जाएगा 22/7,
और गुणे आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 गुणे 7 और गुणे एच का मतलब हो जाएगा 17। और फिर यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और फिर इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 का 4 हो जाएगा और फिर 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि यहाँ पर 154 हो जाएगा। और 154 का जो है फिर 17 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 17 चौको 68, 68 का 8 हो जाएगा। और फिर जो है 17 पचे 85 और 85 और 6 कितना हो जाएगा, तो 85 6 हो जाएगा 91, 91 का 1 हो जाएगा और फिर 17 एकम 17 और 17 और 9 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 26, यानी कि यहाँ पर 2618 जो है घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर x है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम पंक्तियों की संख्या x माने हैं, तो जो है प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो भी x हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगी x, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए लिख लेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में कहा गया एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर बाग में पेड़ों की संख्या बराबर लिख लेंगे, बाग में पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा पंक्तियों की संख्या और गुणे हो जाएगा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या x है और पेड़ों की भी संख्या, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की भी संख्या x है। और यहाँ पर बाग में पेड़ों की संख्या दी हुई है 2304। और अब यहाँ पर देखिए x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और फिर देखिए इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि इसको साथ में पलट लेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 2304। और फिर देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 2304 हो जाएगा। और फिर x बराबर यहाँ पर इसका जो है क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसका वर्गमूल आएगा 48 और 48 ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कहा गया था कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पंक्तियां हम यहाँ पर x माने थे, तो जो x की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। देखिए इधर चाहें तो आप इसका वर्गमूल निकाल करके देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2304 दिया हुआ है, इधर से दो दो के जोड़े बना लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए 23 आ रहा है। अब ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 23 हो या 23 से कम ही रह जाए, ज़्यादा ना हो। तो देखिए 4 चौक 16 होता है और 5 25, 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 संख्या लेंगे तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 4 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 23 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर से एक जोड़ा और उतार लेंगे और यहाँ पर देखिए जो है अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अब ले जाएंगे 8 बार।
तो देखिए 8 अठाई 64, 64 का 4 हो जाएगा, और फिर 8 अठाई 64, और 64 और 6 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 डिग्री माइनस काट 30 डिग्री प्लस 2 कास 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 45 डिग्री माइनस काट 30 डिग्री प्लस 2 कास 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको नीचे उतार लेते हैं। tan 45 डिग्री माइनस काट 30 डिग्री प्लस 2 कास 30 डिग्री और फिर है माइनस साइन 90 डिग्री। तो देखिए अब इसका मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, और फिर माइनस यहाँ पर देखिए काट 30 डिग्री दिया हुआ है, तो काट 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए काट 30 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ पर देखिए ये कास लिख गया है, कास नहीं ये काट है। तो यहाँ पर देखिए काट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और फिर बीच में प्लस, तो प्लस लगाएंगे, और फिर 2 कास 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 इंटू कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, और फिर माइनस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक 1 जो है वो प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, और फिर यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए बचेगा माइनस का √3 और एक बचेगा प्लस का √3। तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बचेगा देखिए 0। तो इस प्रकार से 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए tan 45 माइनस काट 30 प्लस 2 कास 30 माइनस साइन 90 दिया हुआ। तो यहाँ पर tan 45 का मान 1 रख लेंगे, और काट 30 डिग्री का मान √3 होता है, और यहाँ पर देखिए 2 इंटू कास 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो कास 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और माइनस साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए माइनस का √3 बचा है, और यहाँ पर प्लस का √3 बचा है। अब ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो इस प्रकार से ये भी 0 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण 13x माइनस 30 प्लस x² बराबर 0 को हल कीजिए। यानी कि समीकरण दिया हुआ है और इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख लेंगे, यानी कि x की घटती घातों के रूप में इसको लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² लिखेंगे, और फिर प्लस का 13x और फिर माइनस का 30 बराबर 0। अब ये सीधे तरीके से लिख गया है। अब क्या करेंगे, अब इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 30 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 30 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ये हो जाएंगे गुणनखंड इसके, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। और अब इसकी सहायता से हमको 13 लाना है। तो देखिए 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ दीजिए तो 13 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। देखिए 13 लाना है तो क्या करेंगे, 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। और एक तरीके से और हो सकता है कि अगर 5 तिहाई 15 कर लें और 15 में 2 घटा दें तब भी 13 हो जाएगा। तो दोनों तरीकों में से जो है कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 और 15 में 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए 15 माइनस, देखिए 5 तिहाई 15, 15 माइनस 2 हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पर अगर 15 जो है 5 दूना 10 और 10 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों पद प्लस के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पद अगर माइनस का होगा तभी यहाँ पर देखिए लास्ट में माइनस है, तो उसी तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ करके वाला है
तोड़ने वाला वो यहाँ पर सही नहीं होगा। यहाँ पर इसी तरीके से इसको तोड़ना पड़ेगा 15 - 2 में, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी कि ये दो प्रकार से टूट रहा है, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ करके और 5 3 15 और 15 में 2 घटा करके। तो यहाँ पर 15 में 2 घटा करके ही इसको सॉल्व करेंगे। और जो है 10 में 3 जोड़ करके ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में माइनस का 30 है और माइनस सिर्फ एक पद में रह जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है सही गुणनखंड इसके नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको करेंगे। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको अंदर भेज देंगे तो प्लस का 15x हो जाएगा और फिर माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए x + 15 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x + 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब x + 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x - 2। अब एक बार x + 15 बराबर 0 ले लेंगे और एक बार x - 2 बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x + 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -15। और यहाँ पर एक बार ले लेंगे x - 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो है x बराबर 2 और -15 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए पवन की सीरीज में क्वेश्चन गलत लगा हुआ है, इसका आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 2 तो उसमें सही आ रहा, लेकिन जो है यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है 30/15, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप लोग पवन सीरीज जिनके पास है उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सही होगा और जो पवन सीरीज में लगा हुआ है वो क्वेश्चन गलत होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है फार्मूला लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², यानी कि यहाँ पर πr² दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर और हमको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए r² को इधर ही रखेंगे और इस पाई को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 154/π और फिर यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू रख देंगे तो r² बराबर हो जाएगा 154 और बटे यहाँ पर देखिए 22/7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर इस 7 को ऊपर ले जाएंगे और 22 को नीचे ही रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 154 और बटे 22 गुणे यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7। अब 22 को जो है 22 से जो है 154 को भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 सत्ते 154 होता है, तो यहाँ पर 7 बार जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा r बराबर, यानी कि स्क्वायर इसका हटा देंगे तो r बराबर हो जाएगा √7 गुणे 7, यानी कि एक साथ ये हो जाएगा और एक साथ ये हो जाएगा। अब r बराबर देखिए यहाँ पर 7 सत्ता 49 होता है, यानी कि 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या कह सकते हैं यहाँ पर रूट के अंदर देखिए 7 गुणे 7 आ रहा, तो यहाँ पर देखिए 7 का एक जोड़ा बन रहा है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक जोड़े में से एक अंक को बाहर कर लेते, तो यहाँ पर देखिए 7 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर ही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4x² + 5x और +1 दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 का इसमें गुणा करेंगे 4 में और फिर जो है जोड़ घटा करके हमको 5 लाना है। तो देखिए 4 में 1 जोड़ने पर जो है 5 आ जाता है, तो इसको इसी तरीके से तोड़ लेंगे। 4x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 × x और +1 कर देंगे यहाँ पर। फिर देखिए 4x² प्लस इस x को अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और +x + 1। अब यहाँ पर देखिए 4x कॉमन ले लेंगे और जो है यहाँ से बच जाएगा, देखिए यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +1 और यहाँ पर देखिए +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x + 1। अब देखिए यहाँ पर दोनों में x + 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए x + 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बचेगा देखिए 4x + 1। तो इस प्रकार से यही इसके गुणनखंड
हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों के योग, देखिए अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो देखिए दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाए तो कुल जो घटनाएं हैं वो 36 होती हैं। और देखिए यहाँ पर जो है लेकिन कहा गया है कि अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंकों का योग 4 किन किन घटनाओं में होता है तो ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे अंकों का योग 4 होने वाली घटनाएं। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग 4 होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो देखिए अगर एक पासे में 1 आए और दूसरे में 3 आए तो एक घटना ये बन सकती है जिसका अंकों का योग देखिए 4 होगा। और जो है दूसरी घटना होगी अगर एक में 2 आए और दूसरे में भी 2 आए तब भी यहाँ पर देखिए अंकों का योग 4 होगा। और इसी प्रकार से अगर एक में देखिए 3 आए और 1 आए दूसरे में, तो इस प्रकार से इस घटना में भी अंकों का योग 4 हो सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 ही ऐसी घटनाएं हैं जिनमें अंकों का योग 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग 4 होने की संभावना क्या होगी। देखिए अंकों का योग 4 होने की संभावना बराबर 4 होने की संभावना बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो अनुकूल घटनाएं हैं वो यहाँ पर 3 बन रही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे और कुल घटनाएं कितनी होंगी 36। तो यहाँ पर 3 बटे 36 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि 1 बटे 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए अंकों का योग 4 होने की जो संभावना है वो कितनी हो जाएगी 1 बटे 12। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तथा उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सिरे भी लिखा मिल सकता है और सिर भी लिखा मिल सकता है। क्वेश्चन पेपर में सिर ही लिखा था लेकिन यहाँ पर सिरे होना चाहिए। सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि देखिए एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। यानी कि जो टोपी बनी हुई है वो कैसी है शंक्वाकार है। और यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो। देखिए यहाँ पर 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो कहा गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है शंकु का वक्रपृष्ठ दिया गया है। और वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। यानी कि यहाँ पर पाई आर एल बराबर 840 यहाँ पर दिया गया है तथा उसके गोल सिरे का परिमाप जो है 56 सेंटीमीटर हो ये कहा गया है। तो देखिए गोल सिरे का परिमाप का मतलब यहाँ पर देखिए जो है वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो देखिए परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको जो है क्या करेंगे यहाँ से पाई आर का मान निकाल लेंगे यानी कि 56 बटे 2 हो जाएगा। और फिर 56 को जो है 56 को 2 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई आर बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 यानी कि 28 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे अब यहाँ पर लिख लेंगे जो है समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 से पाई आर का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पाई आर का मान इसमें रख लेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। देखिए पाई आर एल बराबर 840 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पाई आर की जगह पर 28 लिखेंगे और फिर गुणे एल बराबर हो जाएगा देखिए 840 और फिर जो है यहाँ से एल बराबर हो जाएगा देखिए 840 बटे
28, यानी कि यहाँ पर देखिए 28 गुणे में थी तो इधर जाएगा तो 28 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब जो है 28 से इसको भाग कर देंगे तो देखेंगे कितनी बार जा रहा है। तो देखिए 28 तियाई 84 होता है, तो यहाँ पर देखिए 28 तियाई 84 हो जाएगा और आगे जीरो भी लगा देंगे, यानी कि ये वाला जीरो जो बच रहा है वो यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से L बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर देखिए टोपी की तिरछी ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी, तो तिरछी ऊंचाई L होती है। तो यहाँ पर देखिए L बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पद दिए हुए हैं और उनकी बारंबारता दी गई है और जो है बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 21 वाला जो पद है वो 2 बार आया है, 22 वाला पद 3 बार आया है, 23 वाला पद 5 बार आया है और 24 वाला पद 1 बार आया है और 25 वाला पद 2 बार आया है। तो देखिए बहुलक वही संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आती है। तो यहाँ पर देखिए 23 जो है वो सबसे अधिक बार यानी कि 5 बार आया है। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुलक यहाँ पर 23 ही हो जाएगा क्योंकि 23 सबसे अधिक बार आया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 23 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर 15 नंबर पर इसको रखा गया है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 17 है इस पेपर का। और यहाँ पर देखिए 15 नंबर पर इसलिए रखा गया क्योंकि इस पेज में जो है जगह कम थी और ये छोटा क्वेश्चन था, तो इसीलिए यहाँ पर जो है नीचे पेज में रख दिया गया है। तो ये 17 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप दी हुई है, यानी कि आयताकार सिल्ली है। तो देखिए यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दी हुई है, तो इसको हम घनाभाकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, या कह सकते हैं कि घनाभाकार सिल्ली का आयतन बराबर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10 गुणे 4 गुणे 1.6 हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो देखिए इसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 10 का गुणा 1.6 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 16 पूरा हो जाएगा, यानी कि इसका पॉइंट जो है वो हट जाएगा और फिर 16 चौको 64 यानी कि 64 घन सेंटीमीटर जो है घनाभ का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि घनाभ को पिघलाकर एक घनाकार सिल्ली बनाई गई है, घनाकार सिल्ली बनाई गई है अतः क्या हो जाएगा, घना जो है घन का आयतन बराबर देखिए घन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन जितना दिया है वही जो है घन का आयतन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 64। और अब देखिए हम निकाल लेंगे घन की एक भुजा। तो देखिए घन की भुजा बराबर तो यहाँ पर देखिए जब घन का आयतन दिया हो और घन की भुजा निकालनी हो तो यहाँ पर जो है कर्णी के अंदर हो जाएगा आयतन और कर्णी घात हो जाएगा 3, यानी कि आयतन का जो है निकाल लेंगे घनमूल। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आयतन कितना 64, तो यहाँ पर अंदर 64 हो जाएगा और फिर 64 का घनमूल निकालेंगे। तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौको 64 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर घन की एक भुजा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि कोण ACB बराबर 52 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 48 डिग्री हैं तो कोण ADC ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में एक जो है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। और कहा गया है कि विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। देखिए ये विकर्ण है AC और BD। और फिर कहा गया है कि यदि कोण ACB यानी कि ये कोण कहा गया है 52 डिग्री है, तथा कोण BAC ये कोण कहा गया है 48 डिग्री है, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, ADC यानी कि ये पूरा कोण ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट की कम समझ में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चित्र में समझने की कोशिश किया करें। जब चित्र में आपको समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और केवल क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जाता है सिर्फ उस पर ध्यान देंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको चित्र देख करके और जो है यहाँ पर उसको मन में आपको सॉल्व कर लेना है और उसके बाद फिर उसी हिसाब से सवाल को लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज बन रहा है और इसमें देखिए दो कोण दिए हुए हैं। तो तीसरा कोण आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए दो कोण दिए हुए हैं, तो तीसरा कोण आसानी से निकाला जा सकता है। इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 और 52 दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 को 180 में से घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा जो है 100। देखिए 180 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि ये कोण हमारा 80 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है एक प्रमेय होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए इस कोण के ये कोण सम्मुख हो जाएगा, यानी कि आमने सामने के कोण है। तो यहाँ पर देखिए जब इस कोण का मान 80 डिग्री आ गया है तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। यानी कि इन दोनों का जो है योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 80 आया है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है पवन सीरीज में गलत दिया हुआ, तो वहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो है पवन सीरीज में ADC जो कोण है वो दिया हुआ है 80 डिग्री, जबकि यहाँ पर 100 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर देखिए कोण A दिया हुआ है 48 डिग्री और प्लस कोण B देखिए नहीं दिया हुआ, कोण B ही हमको निकालना है। और फिर कोण C दिया हुआ है 52 डिग्री और फिर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 और 52 को जोड़ेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण B बराबर हो जाएगा देखिए 80 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये कोण हमारा निकल आएगा 80 डिग्री। अब यहाँ पर प्रमेय लगा देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोण B हम निकाल चुके हैं, यानी कि ABC जो है वो निकाल चुके हैं 80 डिग्री प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। और फिर यहाँ पर कोण ADC बराबर हो जाएगा देखिए 100 डिग्री। तो इस प्रकार से 100 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी कि जो ये कोण आएगा ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चित्र की सहायता से एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये दो कोण दिए हुए हैं और यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में दो कोण दिए हुए हैं, तो तीसरा कोण आसानी से निकाला जा सकता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कर लेंगे और 180 डिग्री के बराबर कर लेंगे। और फिर इन दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में से घटा
लेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में से घटा लिया गया, तो यहाँ पर कोण बी जो है वो 80 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो है ये प्रमेय लगा देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय चतुर्भुज ये पूरा है और ये कोण जो है इसके सम्मुख कोण है और ये इसके सम्मुख है। तो यहाँ पर देखिए जो है इन दोनों कोणों को जो है देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका मान हम 80 डिग्री निकाले हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 180 में से अगर 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। यानी कि ऐसे जो है प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि चित्र में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फिर अगर चित्र में आप जो है सही से कोण निकाल लिए तो निश्चित रूप से जो है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। यानी कि इस रूप में सवाल के रूप में भी उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पहले आपको चित्र देख करके चित्र से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया हुआ, 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो है आर निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा d/2, यानी कि यहाँ पर 77/2 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2 तिहाई 6 और फिर 2 अठे 16 हो जाएगा और फिर जो है 2 पंचे 10, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये हमको निकालना। तो सबसे पहले तो हमको जो है पहिए की जो परिधि है वो पता होनी चाहिए। तो देखिए पहिए की परिधि का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए वृत्त जो पहिया है वो वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाएंगे और जो उसकी वृत्त की परिधि निकलेगी या कह लीजिए पहिए की परिधि निकलेगी वही उसका एक चक्कर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक चक्कर बराबर पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, यानी कि अगर पहिए की हम परिधि निकाल लें तो एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहिए की परिधि कितनी होगी, तो देखिए जो है फार्मूला लगा देंगे 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है। और यहाँ पर देखिए 2 जो है ऐसे ही रखा रहने देंगे और पाई का मान हो जाएगा 22/7 और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर r का मान रख देंगे 38.5 और फिर इसको जो है सरल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सरल करेंगे तो देखिए 7×5 35 हो जाएगा और फिर 7×5 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है तो 7×5 35 यानी 5.5 आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा और गुणे 5.5 हो जाएगा। अब इधर जो है 44 का 55 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा और फिर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर यहाँ पर यही संख्याएं उतर आएंगी और फिर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4 और 2 यानी कि 242 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा था तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 242 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से एक चक्कर में जो है पहिया 242 सेंटीमीटर चलेगा। अब हमको क्या करना है कि हमको देखिए 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.242 किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो इसको जो है 1000 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 0.242 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा मीटर में चेंज। और फिर जो है यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 242। और अब जो है क्या करेंगे 242 को जो है फिर जो है 100 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 242 गुणे 100 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 242 और फिर 00 सेंटीमीटर। तो ये जो है
जो है सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि 0.242 किलोमीटर में जो है देखिए इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक चक्कर में जो है कितनी दूरी पहिया तय करता है वो यहाँ पर देखिए आ गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि 242 सेंटीमीटर चलने में पहिया एक चक्कर लगाता है, पहिया लगाता है बराबर एक चक्कर। इसलिए देखिए इतने सेंटीमीटर चलने में, यानी कि 242 और 00 दिया हुआ है सेंटीमीटर चलने में पहिया लगाएगा देखिए कितने चक्कर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 242 बटे कर देंगे देखिए 242, यहाँ पर इस तरीके से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 242 से 242 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आगे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 100 चक्कर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए साइकिल का जो है व्यास दिया हुआ था, यानी कि साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ था। तो व्यास से सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या यहाँ पर देखिए 38.5 सेंटीमीटर आई है। अब एक चक्कर में पहिया जो है कितनी दूरी तय करेगा, तो वो जो है पहिए की परिधि उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहिए की परिधि निकाल ली है। तो देखिए पहिए की परिधि आई है 242 सेंटीमीटर और फिर जो है 242 किलोमीटर जो है दिया हुआ था उसको जो है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक चक्कर में चली गई दूरी आई है वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अब यहाँ पर देखिए जो है लगा लिए कि 242 सेंटीमीटर चलने में पहिया जो है एक चक्कर लगाता है। तो देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है इतने मीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो यहाँ पर देखिए इतना बटे इतना कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 चक्कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए पेपर का जो है 15 नंबर क्वेश्चन है और देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पर है और 18 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर पर सॉल्व करवाया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है और 18 नंबर पर सॉल्व करवाया जा रहा है। तो देखिए वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका भिन्न 1/2 हो जाता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भिन्न मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y है और फिर देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। तो देखिए अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंश में 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंश में जो है 1 घटा दिए हैं और नीचे बटे में y ही रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी सहायता से एक समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 3 और बराबर हो जाएगा 2y और फिर इस 2y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2y और बराबर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा समीकरण 1। और अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर देखिए दूसरा जो है दूसरी शर्त देखेंगे क्या है, द्वितीय शर्त से। तो देखिए द्वितीय शर्त में कहा गया है और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, समीकरण देखिए x/y है। तो यहाँ पर कहा गया उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे और उसके बाद फिर कहा गया है कि जो है 4 जोड़ दें अगर तो मान हो जाता है इसका 1/2। तो यहाँ पर देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा y + 4 और फिर इस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - y बराबर हो जाएगा 4। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे और फिर भिन्न में x और y के मान रख लेंगे, बस वही उसका भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है
समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 2y है बराबर 3। यहाँ पर ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर देखिए इसके जो है x और y में किसी भी पद के गुणांक बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x और माइनस 2x, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4 दूना 8, ये हो जाएगा समीकरण 3। और इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण 1, तो देखिए 3x माइनस 2y बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 1। और अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को देखिए घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए चिन्ह समान आ रहे हैं, तो समान चिन्ह हो तो घटाने पर लिखते हैं, क्योंकि चिन्ह विपरीत होंगे तभी जो है इनको काटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है और घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4x में से 3x को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर देखिए ये पद जो है कट जाएंगे क्योंकि समान पद हैं। अब यहाँ पर 8 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 3, ये समीकरण 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 × 5 माइनस 2y बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर, यहाँ पर देखिए 15 होगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2y बराबर जो है 15 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12, तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर y बराबर हो जाएगा देखिए 6, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 है इधर जाएगा तो भाग करेगा, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x बराबर आया 5 और y बराबर आया 6। तो यहाँ पर देखिए भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर, तो देखिए भिन्न आ जाएगी x अपान y भिन्न थी, तो यहाँ पर x जो है आया है 5 और y आया है 6। तो इस प्रकार से 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज के पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।